नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। और कल आपने इसका पहला एपिसोड देखा था जिसमें हमने बात की थी कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। और मैं पहले आपको बता दूं कि ये शो जो है बाकी शो से अलग क्यों है, क्योंकि यहां जो बात होती है वो कहीं नहीं होती, क्योंकि हम यहां बात करते हैं खुल्लम खुल्ला। जी हां, बिल्कुल वो बातें जो आपको कहीं और कोई नहीं बताएगा। उस नेता के बारे में, पार्टी के बारे में, या जो भी हम इशू डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर की कहानी, अंदर की बातें क्या है, वो आपको इस प्रोग्राम में पता चलती हैं। अब आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा नहीं, आज के व्यक्ति हैं, और वो हैं योगी आदित्यनाथ। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि योगी जी में ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते। हम भी यही सोचते थे कि योगी जी की पर्सनालिटी ऐसी है, अब तो इतने समय से वो पब्लिक लाइफ में है, इतनी कम उम्र में सांसद बन गए, फिर 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, उनके बारे में जानने के लिए क्या है। लेकिन आज आपको इस प्रोग्राम में ऐसी ऐसी बातें योगी आदित्यनाथ के बारे में जानने को मिलेंगी जो आपने कहीं पढ़ी नहीं होंगी, किसी से सुनी नहीं होंगी। मसलन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का रिश्ता कैसा है, इनकी बातचीत कैसी होती है, योगी आदित्यनाथ का सरकार चलाने का स्टाइल कैसा है, बातचीत कैसे करते हैं, अफसरों के साथ डील कैसे करते हैं। कई लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास डीएम, एसपी, एसएसपी सबका नंबर रहता है, सीधे फोन मिला करके आदेश दे देते हैं, टाइट कर देते हैं। सब बातें सही हैं क्या? योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स के बारे में अब तक जो आप नहीं जानते थे वो आज आपको पता चल जाएगा। अब मैं मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आज एक नए मेहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक चौरसिया जी कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। शांतनु जी हमारे साथ हैं। सबकी अपनी अपनी खूबियां आप पहचानते ही हैं। शांतनु जी तो किताब लेकर के आए हैं, 2 या 3 किताबें लेकर के आए हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई योगी जी के ऊपर जी। और सर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, और योगी जी बहुत नजदीक से समझते हैं, उनकी राजनीति को भी समझते हैं। तो आज हम लोग जब योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं तो पहले आपको योगी आदित्यनाथ के कुछ डायलॉग सुनने चाहिए, तो एक अंदाजा आपको लगेगा कि अब योगी क्या चीज हो चुके हैं। तो पहले जरा सुनिए जरा उनके कुछ डायलॉग। और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। उत्तर प्रदेश से जो पहले प्लान कर रहे थे, वहां का व्यापारी, बेटियां पढ़ने के लिए दूर चली जाती थी, अब वे नहीं प्लान करती हैं, अपराधी वहां से प्लान कर गए, माफिया प्लान कर गए। प्रभु राम को साक्षात अयोध्या में पुनः विराजमान भी कर दिया है, और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में जो सेंध लगाता था उसका राम नाम सत्य है भी हो गया है। लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को महिमांडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। अब जैसे मेरे मन में ये सवाल है कि ये योगी आदित्यनाथ उल्टा लटका दूंगा माफिया को उसके एक जगह उन्होंने ये भी कहा था राम नाम सत्य हम कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे माफिया को। योगी आदित्यनाथ शुरू से ऐसे ही थे या मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये स्वरूप बदला है, पर्सनालिटी बदल गई है क्या? ये आपके मन में मिसाल होगा। लेकिन मैं प्रतिजीवी से पहला सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, शर्त बता दो। मैं इस प्रोग्राम से एक शर्त होती है, छुपाना कुछ नहीं है, कुछ छुपा नहीं सकते, ये अंडर राइटिंग में देना पड़ता है। सब कुछ बताना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन यहां बताना पड़ेगा सर। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के अलावा आज तक किसी भी नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म से इतनी बार तारीफ की हो और इतनी खुलकर तारीफ की हो जिस तरीके से वो एंडोर्स करते हैं। या वो तस्वीर आई थी जिसमें उसमें उनके कंधे पर हाथ रख, जैसे ये, हाँ ये तस्वीर, कंधे पर हाथ रख के चलना। मोदी जी को हमने कभी शब्द दिया उपयोगी, यूपी प्लस योगी उपयोगी किसी के लिए करते हुए नहीं देखा। क्या रिश्ता है दोनों का, कैसा संबंध है? विश्वास का संबंध है। दोनों में देखें तो कई चीज़ें आपको बड़ी समान दिखाई देंगी। परिवार का मोह नहीं, भ्रष्टाचार से कोई लगाव नहीं। मोदी जी को भी लंबा समय हो गया सार्वजनिक जीवन में, योगी जी को भी 26 साल हो गए संसदीय जीवन के। दोनों का बेदाग जीवन है सार्वजनिक जीवन जो है। और
एक दूसरे पर भरोसा और सबसे बड़ी बात विचारधारा को लेकर जो निष्ठा है वो असंदिग्ध है। ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जो यूपी असेंबली में खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। ये बात और कोई नेता, बीजेपी का भी कोई नेता नहीं बोल सकता। ये एक समस्या जो थी बीजेपी की नरेंद्र मोदी के आने से पहले, वो अपनी विचारधारा को लेकर अपोलोजेटिक थे, मानते तो थे लेकिन उसको उस तरह से हृदयंगम नहीं कर पाए थे। तो उसका जो असर दिखाई देता था कि बार बार सेकुलरिज्म की ओर जो है मुड़ते थे, जाते थे। अब एक प्रसंग है रामचरितमानस का, बाली का वध करने के बाद भगवान राम ने जो है वो कहा सुग्रीव से राजा बनने को, तो सुग्रीव ने कहा मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है, इसको न परिवार का मोह न सत्ता का मोह। तो योगी आदित्यनाथ में वही है, न परिवार का मोह है, परिवार के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं उनका परिवार किस दशा में है, किस स्थिति में है, और उससे कोई नाता नहीं है। 7 साल से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री लगातार 7 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो उसके अलावा भ्रष्टाचार, जो पहले रवायत थी उत्तर प्रदेश में कि अटैची ऊपर तक जाती थी, वो रवायत उन्होंने बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े विश्वास की बात हुई, वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ दी 2 तरह से। एक, उनका जो आपराधिक साम्राज्य था उसको तो तोड़ ही दिया, उसके अलावा उनका आर्थिक साम्राज्य तोड़ दिया कि फिर से पनपने न पाए, फिर से खड़े न होने पाए। 7 साल में उन्होंने दिखाया है कि माफिया तभी खड़ा होता है, तभी ताकतवर होता है जब उसको सरकारी प्रश्रय हो। जो राजनीति में है शिखर पर, अगर उनका प्रश्रय है, खासतौर से जो सत्ता में है, तो माफिया का कद आपको इतना बड़ा दिखाई देगा। तब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बनते हैं। लेकिन 7 साल में आप बताइए उत्तर प्रदेश में कोई माफिया पैदा हुआ है? हिम्मत भी नहीं करेगा। मैं इस पर आऊंगा सर, अभी कि उन्होंने कैसे माफिया और ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है। मैं जो पूछ रहा था, आपने कहा ये विश्वास का रिश्ता है दोनों का। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आपको एक बड़ी सामान्य सी चीज है, सामान्य चीज नहीं है। अब 2 तस्वीरें आप देखेंगे, दोनों में मोदी हैं, योगी हैं। हो कितना रहा है, बस इतना हो रहा है। ये पहली तस्वीर आप देखिएगा जरा, इसमें ये मेरठ की तस्वीर है, पहली वाली। अब योगी आदित्यनाथ जो आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, बगल में बैठे इनको बुलाया जा रहा है कि आप आकर के भाषण दीजिए। कुर्सी पीछे खींचते हैं और फिर उसके बाद मोदी जी के पीछे से जाकर के वो माइक पर जाते हैं। अब आज क्या हुआ पीलीभीत में, वो देखिए आप। यही करने लगे योगी आदित्यनाथ भाई, ये मोदी जी के सामने से नहीं जाएंगे, इनके पीछे से जाएंगे। मोदी जी ने हाथ पकड़ा और कहा नहीं, सामने से निकलो। ये देखिए, ये जो अब वो कर रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे थे विश्वास, इसमें तो मुझे विश्वास के साथ साथ एक बड़ा कंफर्ट दिखाई दे रहा है, बड़ी आत्मीयता सी दिखाई दे रही है, अपनापन सा दिखाई दे रहा है। दोनों में जिस तरह की केमिस्ट्री है, ये बहुत से लोगों के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ मीडिया का एक वर्ग चलाता है, पॉलिटिकल लोग भी कुछ चलाते हैं, बड़ा झगड़ा है। मतलब अगर उनकी बातें सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए, तो आपको लगेगा कि दोनों लाठी लेकर निकल नहीं। अरे एक टाइम पर कि मुख्यमंत्री बदल देना चाहते थे यूपी का, ये भी कहा था लोगों ने। अगर कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहता था योगी जी को, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कैसे मुख्यमंत्री बने उसका किस्सा सुनाता हूं, शायद आपने सुना हो। हाँ जी। रिजल्ट आ गए थे, बातचीत हो रही थी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, अमित शाह उनसे सलाह मशविरा कर रहे थे। शुक्रवार का दिन था, रात में 7 बजे करीब फ़ोन किया उन्होंने, अमित शाह ने, योगी जी को कि योगी जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा मैं गोरखपुर में हूँ। जब संसद का सत्र चलता था तो हर शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे की फ्लाइट थी, जो है गोरखपुर की एक ही फ्लाइट थी, उससे गोरखपुर चले जाते थे। उन्होंने कहा मुझसे किसी ने रुकने को कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप लौट आइए अभी। तो उन्होंने कहा अभी तो लौट नहीं सकते, सुबह लौटेंगे। तो उन्होंने कहा हम चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहे हैं, आप लौट आइए। आप आएंगे तो अपने सरकारी आवास, जो सांसद का आवास है, वहाँ नहीं जाएंगे। एक केंद्रीय मंत्री का नाम बताया कि आप उनके घर पर जाएंगे और वहाँ पर मैं आपको मिलूंगा। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, अमित शाह जी, सॉरी। वो वहाँ गए और वहाँ उनसे कहा कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, इसी चार्टर्ड प्लेन से चले जाइए। उनके साथ कलराज मिश्रा, उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ये सब एयरपोर्ट पे मिले, उनको लेकर गए। किसी को पता नहीं था, सबके अपने अपने समर्थक
लखनऊ में मौसी एयरपोर्ट सब पर आए सब थे। सोच रहे थे हमारा नंबर लग जाएगा। हाँ, सबको लग रहा था कि हमारा नंबर लगेगा। वो 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, एक वेंकैया नायडू और दूसरे जो है भूपेंद्र यादव। इन दोनों को पता नहीं था। योगी जी जब उस हॉल में जहाँ विधायक दल की बैठक होने वाली थी उससे गुजरे तो सबने मतलब एक तरह से स्टैंडिंग ओवेशन दिया, किसी को नहीं मालूम था। पीछे कमरे में गए जहाँ ऑब्जर्वर थे, तब फोन आया और कहा गया कि सुरेश खन्ना को बुलवाइए। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया, लगा कि सबसे सीनियर हैं, शायद उनका नाम हो। कहा गया कि वो योगी जी के नाम का प्रस्ताव करेंगे। तो उन्होंने योगी जी के नाम का प्रस्ताव, तब ऑब्जर्वर्स को बताया गया कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको इतना, जब अमित शाह ने उनको बताया था तो इतना जरूर कहा था कि अभी किसी से कहिएगा मत। तो उस बात को उन्होंने रखा, किसी से कहा नहीं। लेकिन इसकी तैयारी और पहले से शुरू हो गई थी। वेस्ट इंडियन किसी कंट्री में एक डेलीगेशन जाना था सांसदों का। उस डेलीगेशन के लिए सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, पूछने गई प्रधानमंत्री से कि कौन हेड करेगा, तो उन्होंने कहा योगी जी करेंगे। उसके बाद जब फाइनल होने वाला था, जब जाने से 5-6 दिन पहले लिस्ट गई पीएमओ फाइनल अप्रूवल के लिए, तो योगी जी का नाम कटा हुआ था। तो ये कितना दिन पहले रिजल्ट से पहले की बात? ये रिजल्ट से 4-5 दिन पहले की बात। तो तब से ये सब तय हो चुका था? उससे पहले से तय हो चुका था। तो सुषमा स्वराज फाइल लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास गई कि आप ही ने सजेस्ट किया था और आप ही में नाम कटवा दिया। तो उन्होंने कहा उनकी उत्तर प्रदेश में जरूरत है। तभी ये नहीं बताया कि क्या होने जा रहा है, सिर्फ इतना कहा। तो और उससे पहले मैं बता रहा हूं 2014 के लोकसभा चुनाव, अमित शाह ने निजी बातचीत में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, जब भी चुनाव होगा 2017 का, तो मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। 2014 में बोल दिया था? 2014 में। किसके सामने बोली बात? ये कुछ 4-6 लोगों के बीच में जो है वो तो ऐसे ये चर्चा इतना हो रही पहले थी। से सोचा हुआ फैसला? इतना पहले से सोचा। क्योंकि सर हमने तो कहानियां ये सुनी है कि, और मैं भी जो है थोड़ा बहुत तो देखिए, माफ कीजिएगा, बच के चलना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हम काफी कुछ बताएंगे आपको। किसी का नाम चल गया था भाई ये मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं से बयान दिलवाया गया। हाँ। कहा गया कि आप बयान दीजिए कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते या मुख्यमंत्री के रेस में नहीं। हाँ। तो ऐसा है कि पार्टी में मुझे नहीं लगता कि किसी को जो है वो इस बात का कोई अंदाजा भी था कि योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री को का फैसला 2 लोगों को, गृह मंत्री ने कन्वे किया योगी आदित्यनाथ को। इतना तो उनको भी तो सर शौक लगा होगा ना, लेकिन या कुछ आभास था उनको, योगी जी को? नहीं, योगी जी को हमको लगता है कुछ आभास था, लेकिन मालूम था कि ऐसा होगा। ये ऐसा मतलब जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से उनको मालूम था पहले से, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन उनको आभास था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से चुनाव के नतीजे आने के बाद दो स्थितियां थी। चुनाव के दौरान जिस तरह से उनके दौरे कराए जा रहे थे, उनको हेलीकॉप्टर दिया गया था। इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के वो मेंबर नहीं थे, लेकिन हर मीटिंग में अमित शाह उनको लेकर जाते थे। तो ये सब इंडिकेशन थे, अगर कोई इंडिकेशन देखना चाहे। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, केवल जो है उनका जो कैंपेन की जो उनकी स्टाइल है उसकी वजह से जो है वो, लेकिन इसके पीछे ये सब तैयारी थी। ये सब तैयारी थी। इन दोनों लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का स्थायी शासन या लंबे समय तक शासन बनाना है, अगर बीजेपी को स्थापित करना है, तो योगी जी से बेहतर विकल्प कोई नहीं। आपने जो दूसरा नाम लिया, ये देखिए, एक तो आज ये बात पता चल रही है कि योगी जी को ये बात बताने वाले व्यक्ति गृह मंत्री थे। हमने तो इन्हीं दोनों के बारे में जो है कितनी अफवाहें सुनी है, इतनी बातें कही जाती है, दोनों के बीच में जो है खटपट रहती है हमेशा। दिल्ली लोग जोड़ लेते हैं, वो सिनेरियो उसकी कल्पना कर रहे हैं कि जब मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, हाँ, तो कौन होगा, तो नंबर 2 अमित शाह, उत्तराधिकारी कौन होगा? तो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी जो लोकप्रियता है पूरे देश में जिस तरह से लोकप्रिय हैं, तो 2-2 मिलाकर 4 जोड़कर जो है कि इन लोगों में झगड़ा है। उनको अंदाजा नहीं है कि जब ये लोग, वो ऐसे लोग इस बात को करते हैं जो राजनीति को अब भी कांग्रेस की राजनीति के चश्मे से देखते। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, महत्वाकांक्षा सबकी होती है, किसकी है किसकी नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि कोई झगड़ा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन भी नहीं है। हाँ, मोदी जी के होते हुए कंपटीशन हो भी नहीं सकता। एक दूसरे को काटने की, गिराने की कोशिश हो रही हो, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा, अब जो दूसरी चीज मुझे लगता है कि मेरे मन में भी ऐसे सवाल हैं कि योगी आदित्यनाथ पहले तो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, मतलब रूटीन क्या रहता है, कितने बजे उठ जाते हैं? मैं जरा ये शांतनु से पूछता हूँ, आपकी तो मुलाकातें हैं ना कि उनसे कोई वैसे, जैसे एक बार किसी ने अखिलेश यादव से कहा कि भाई योगी जी तो 5 बजे उठ जाते हैं, उन्होंने कहा मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, और फिर हंसने लगे थे। उससे पता लग गया कि वो कब उठते हैं। योगी जी का रूटीन क्या है? देखिए, जब मैंने पहली बार योगी जी पे काम करना शुरू करा तो जो अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि अखिलेश के समय, मैं नाम नहीं कह पाऊंगा अधिकारियों का, अखिलेश के समय पहला फ़ोन जो आता था वो आता था 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी आता था, और अब पहला फ़ोन आता था 7:30 बजे। कितनी बार तो मैं बिस्तर में होता हूँ, अधिकारी ने कहा हम लोग बिस्तर में होते हैं, तो किस तरह के अधिकारी सीएमओ में काम करेंगे। और एक जोक चलता था कि पहले कौन उठता है, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तो पता लगा 15 मिनट पहले योगी उठ जाते हैं, जो 3:45 बजे उठ जाते हैं, फिर उनका अपना 3:45 बजे उठ जाते हैं? ऐसा, हाँ ऐसा। और चाहे वो रात में वो 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, 12:30, नॉर्मली वो 11 साढ़े 11 सो जाते हैं, लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल है, सरकार है, चीज़ें चलती हैं, तो लेट भी हो जाता है। देखिए, मैं उनका एक बार मठ के जीवन में ले चलूँ। हाँ, बताइए। तो मठ का जीवन 3:45 बजे से शुरू होता था। वो पूरा एक लठ सा लेके पूरे मठ में घूमते थे। बड़ा मठ है, अगर आप देखेंगे उसमें चलने में आपको 30-40 मिनट लग जाएंगे, गौशाला वौशाला सब घूम के आएंगे, और एक तरह से बजाते हुए कि सब उठ जाएं। वो एक तरह से वेकअप कॉल थी सबके लिए, सारे जितने कमरे हैं उसमें एक बार चल के आते थे, फिर वो गौशाला जाते थे, खाना खिलाते थे, फिर ऊपर जाते थे, अपने नित्यक्रम करके बैठ के कुछ ऊपर की मीटिंगें करते थे कि उनके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके 40-44 इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, मतलब उनका नर्सिंग कॉलेज है, उनका 400 बेड का हॉस्पिटल है, उनके 5-5 हज़ार बच्चों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और कई धर्मशालाएं हैं उनकी बहुत बड़ी। तो एक सीईओ की तरह ऑपरेट करते हुए दिखेंगे कि इसको हायर कर रहे हैं, इसको फायर कर रहे हैं, चेक साइन कर रहे हैं, जैसे एक बड़ी संस्था चलाते हैं, वो करते थे। फिर वो नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं तो जनता दरबार सेट हो चुका होता है तब तक, और फिर वो जनता दरबार लंबा चलता है, 2 घंटे भी चलता है, जितने लोग होते हैं सारे। अब भी जब वो गोरखपुर जाते हैं तो यही रूटीन है? गोरखपुर में अपना चलता है, या मुख्यमंत्री आवास का अपना चलता है। दो जनता दरबार चलते हैं, वहां पे उनके स्टाफ चलाता है वो, और वो खुद जाते हैं तो और बड़ा व्यवस्था लगती है। और फिर वो अपना लंच करके फिर वो गांव में चले जाते हैं। एक दिन में 5 गांव, 6 गांव, 7 गांव पक्के हैं उनके। ये मैं तब बता रहा हूँ जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। और पहले तो खिचड़ी भोज जो सहभोज होता है वहां पे, वो पहले मठ में होता था, फिर वो गांव में होने लगा। ऐलान कर दिया, मुनादी कर दी कि आज इस फलाना गांव में खिचड़ी भोज है और महाराज आएंगे, तो खिचड़ी भोज बनेगा। वो दलित के घर में भी बनेगा, वो यादव के घर में भी बनेगा, वो शाह के घर में भी बनेगा, वो निषाद के घर में बनेगा, और महाराज वहां पे आएंगे और खाना चलेगा। ऐसे कर करके वो 20 साल से अपना सामाजिक काम कर रहे हैं। तो उनका दिनचर्या कठिन दिनचर्या। उनकी कुछ रात की मीटिंगें हैं, जैसे वो 9 बजे अपने डीजीपी से जरूर मिलेंगे रात को एक बार। अच्छा। बैठक करेंगे, होम सेक्रेटरी डीजीपी से मिलेंगे रात को 9 बजे? रात को 9 बजे की पूरे दिन का राउंड अप। ये फिक्स है? ये फिक्स है रोज। आप जब भी अगर कोई किसी का लेट अपॉइंटमेंट हो, देखो आपको डीजीपी बाहर बैठे हुए मिलेंगे उनके। अच्छा। किसी का भी अगर 8 साढ़े 8 का अपॉइंटमेंट आपको कभी मिलता है तो। और दूसरा, कोरोना के समय में यही मीटिंग, कोरोना की जो आपने सुना होगा, टीम 11 टीम 9 जो थी, पहले 11 थी, टीम 9 थी। तो बेसिकली जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपी में सबको पता है, पत्रकार बैठे हैं बड़े, कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कितनी बड़ी चीज है। इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ कुछ हुआ वहां कुछ हुआ, तो उसका राउंड अप लेने के लिए पुराने केसेस में क्या चल रहा है। तो और जो आपने कहा उनका वर्किंग स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, उसे कुछ लोग माइक्रो मैनेजिंग कहते हैं, मॉनिटरिंग। वो आपको काम देंगे, वो आपको फॉलोअप करेंगे, वो आपको काम देंगे, वो आपको फॉलोअप करेंगे। और उनकी मेमोरी, आई थिंक योगी होने के चक्कर में उनको हर एसपी, हर डीएम का नंबर, नाम, एसपी का उनको सीएमओ और सीडीओ तक का नंबर, नाम याद है। सीधे फोन मिला देते हैं उनको, सीधे फोन मिला देते हैं, या अधिकारी को सीधे बोलते हैं, या सीधे भी फोन अपने आप कम इस्तेमाल करते हैं, या सीधे भी मिलाते हैं। फोन रखते हैं वो अपने पास? फोन रखते हैं, एक फोन रखते हैं, नहीं तो वो बल्लू है, सबको पता है, उनके पास रहता है, तो वो सीधे भी फोन मिलाते हैं। लेकिन वो जो टाइम होते हैं, वो सुबह 7 साढ़े 7 भी आप फोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और रात के 10-11 भी फोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू शुड बी रेडी विद योर फैक्ट्स, कि वो सीधे आपसे अंदर की बात पूछेंगे बिल्कुल, वो कि भाई उसको राशन की सुना है कि आपके यहाँ ब्लॉक में राशन लेट पहुंचा है, और हर चीज ब्लॉक तक की खबर रहती है। देखिए, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है, अगर आप उनके साथ आधे घंटा बैठ जाएं, उनकी बातों में टेक्नोलॉजी, डैशबोर्ड, QR कोड, ये आम है उनकी बातों में। शायद उन्होंने भी एक्वायर करा है पिछले 6 साल में, ये आम है। वो आपको टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन देंगे। बल्कि जैसे आपने देखा होगा विधानसभा में आजकल एक स्क्रीन लगी रहती है, उसमें वो बहुत वेलवर्स हो गए। कभी आप उनसे कुछ बात करेंगे तो एकदम से आपको वो लैपटॉप करके, वो अपना एक पैड लेके घूमते हैं, वो आपको कुछ डेटा दिखा देंगे एकदम से। तो उन्होंने अपने आप को भी बहुत टेक से भी कर लिया। ज्यादा तो कई बार जो है माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि इनको लैपटॉप ऑन करना नहीं आता है, लैपटॉप चलाना नहीं आता, अंग्रेजी का कोई बड़ा शब्द जो है बोल के बोलेंगे, योगी जी बोल के दिखाते हैं। बल्कि मैं बताता हूँ, अगर आपने देखा होगा, बिल गेट्स एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए थे, उस समय जो बिल गेट्स के सामने स्पीच पढ़ी थी, पूरी इंग्लिश में उन्होंने खुद पढ़ी थी स्पीच। अच्छा। वो पेपर का प्रॉम्प्ट भी था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी। और बिल गेट्स फिर उन्होंने, क्योंकि अगर आप कभी योगी आदित्यनाथ से लंबी चर्चा करना आता है, छोटा सा टॉपिक छोड़ दीजिए, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। और वो तो उनका गोरखपुर के जमाने से एक बार मेरी मिश्रा जी, जो अभी गुलेरिया जी से पहले एम्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि मेरी संसद टीवी पे डिबेट होती थी तब, तो योगी आदित्यनाथ को मुझसे ज्यादा पता था, मतलब एम्स के डायरेक्टर से ज्यादा पता था जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में। ये एक एम्स के डायरेक्टर का कथन है, जो उन्होंने टीवी पे भी ऑन रिकॉर्ड कहा है।
तो एक जानकारी वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जो जनता दरबार लगाया है उसमें राशन लेने वाला भी आता है, पेंशन लेने वाला भी आता है, जिसका ठेका पट्टा वाला भी आता है, जिसकी जमीन भूमाफिया खा गए वो भी आता है। ऐसे वो 100-200 लोगों से पिछले 25 साल से मिल रहे हैं, पिछले 22-23 साल से मिल रहे हैं। तो वो उनका जीवन, और फिर संसद में उनके 300 क्वेश्चन, 50 डिबेट, 80% क्या तरीका, मतलब क्या बातचीत करने का, जैसे अधिकारियों को निर्देश देना, कुछ देना, या अपने मंत्रियों से जब मिलते हैं मतलब सारी उनकी पर्सनैलिटी वही कड़क आदमी है साहब, तो वही लहजा है बात करने का। देखिए कड़क भी है, बड़ा बड़ा सौम्य भी है। मीटिंग में उनकी जो जानकारी होती है, मैंने कहा तो उस पर खेलते हैं वो। मुझे याद है एक मीटिंग में मुझे भी बैठने का मौका था, पीछे में बैठा था मैं, किसी ने कहा, बहुत शुरुआती समय 17 का समय था, किसी ने कहा कि यूपी में एयरपोर्ट बहुत कम है। और यूपी में एयरपोर्ट कम भी थे बहुत। बड़े एयरपोर्ट कौन थे? लखनऊ एयरपोर्ट था, बनारस एयरपोर्ट था, जिसमें रेगुलर फ्लाइट उड़ती थी, बाकी तो 1-1, 2-2 फ्लाइट उड़ती थी, हफ्ते में 2 उड़ती थी। तो किसी ने कहा भाई यूपी में एयरपोर्ट कम है, यूपी में एयरपोर्ट ज्यादा होने चाहिए। सबने अपना अपना सुझाव दिया। अगले 7-8 मिनट सौरभ भाई योगी आदित्यनाथ बोले, वो देख के सबका, जिसे हम कहते हैं ना, मतलब जॉ ड्रॉप, मतलब वो टर्मैक, उनकी टर्मिनोलॉजी थी कि इसमें एटीएस नहीं लगेगा, वहां पे एक एयरफोर्स का है, उसको हम रिनाउ कर सकते हैं। वो पिछले 8 मिनट तक इतनी टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज बोली उन्होंने कि इवन चीफ सेक्रेटरी टू एवरी मिनिस्टर वाज जॉ ड्रॉप कि भाई इस तो लगा कि तो घंटे बजाने वाले साधु, आपको पता होना चाहिए बात, ये तो घंटे बजाने वाले साधु बाबा, इनको क्या पता। देखिए दे डिडंट रियलाइज कि भाई वो व्यक्ति 19 साल से पार्लियामेंट में था, वो कितनी कमेटियों में रहा हो, और वो 19 साल में 80% 90% था। अभी अखिलेश यादव जब पार्लियामेंट में 2.5 साल, उनकी 33% अटेंडेंस थी, जबकि 30 टिकट मिलते हैं एक संसद को आने जाने के, और बंगला अलग मिलता है दिल्ली में। 33% उस व्यक्ति के 80-90% पिछले 20 साल से। ये जो मैंने कहा कि कड़क आदमी वाली छवि जो है इनकी, ये शुरुआत से ऐसी रही है या ये मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको लगता है कि एक एड ऑन है उनकी पर्सनैलिटी? चूंकि आपको लगता है कि कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो मैं बिल्कुल फैक्ट किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक दिन मैंने योगी आदित्यनाथ से पूछा, मैंने पूछा कि महंत अवैधनाथ जी, उनके गुरु जी थे, इतने सौम्य, मैंने कभी जोर से उनको बात करते भी नहीं सुना। 180 डिग्री मतलब बिल्कुल अपोजिट। मैंने बोला आप कहाँ से मिल गए, मतलब मैंने बोला भगवान आप कहाँ से, कैसे? बोले कि आप जी कहते थे, एक मिनट, कि छोटे गुरुजी को गुस्सा बहुत आता है। छोटे गुरुजी को, ये मतलब वो इन्हीं के खुद ही गुरुजी इनके लिए कहते थे। हाँ, तो उनका कहना था कि मुझे सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि मेरा गुस्सा मेरे दादा गुरु की तरह था। जो दिग्विजय नाथ थे ना, वो बहुत गुस्सैल थे, किसी से भी भिड़ जाते थे। वही की वही क्वालिटी अवैधनाथ जी ने जब उनको दीक्षा दी, तो वही की वही क्वालिटी उनके पास आई। और मैंने एक चीज देखी है, जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे, तब किसी को नहीं लगा था कि सीएम के तौर पे वो इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि मोदी जी को खुद को बोलना पड़ेगा यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। उन्होंने क्या किया है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म, ये 3 चीज पीएम बोलते हैं ना, उसको वो घुट्टी बनाते की तरह से पी गए। और उस पिया उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से, और काम करने की आदत उनकी शुरू से है। चाहे एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर आप उनको देख लीजिए, चाहे एक सांसद के तौर पे देख लीजिए, चाहे जनप्रतिनिधि के तौर पे देख लीजिए, वो आदत उनकी पुरानी है। तो अभी भी ना, अगर उन्होंने किसी पर आके तरेर दी अपने पर्सनल स्टाफ के अंदर, तो ये मान के चलिए कि वो कोशिश करेगा कि 3-4 घंटे उनके सामने ना जाए और उससे कोई बड़ी गलती फिर से ना हो जाए। गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है। और मुझे लगता है यही फायर है जो उनको डिफरेंट बनाता है, यही फायर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा, सर ने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पे हम अपोलोजेटिक हो जाते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले बोलने में हिचकते थे कि मैं हिंदू हूँ, या विश्व हिंदू परिषद ने नारे दिया था 90 के दशक में, गर्व से कहा हुआ हिंदू है। कौन बोलता था हिंदू? हम तो सब बोलते थे हम गंगा जमनी तहजीब, उर्दू, ये वो। लेकिन उनकी लाइन देखिए, आप सोचिए आदमी का ब्रेन क्या होगा। जब ज्ञानवापी का मुद्दा आया तो उनसे एक सवाल पूछा गया, एक बाकायदा पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया कि ज्ञानवापी का मुद्दा आ गया है, इस पर आप क्या कहना है? बोले इस पर तो कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए, ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े होके कन्विक्शन के साथ इतनी बड़ी बात कह देना, इसके लिए जिगर लगता है। सही बात। और वो जिगर उनमें है। दूसरी मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही के दिनों में आप कई सारी उनकी पब्लिक स्पीच देख लीजिए, मथुरा की गलियां इंतजार कर रही है, तो उन्होंने वहां पे भगवान श्री कृष्ण को भी जोड़ दिया। 2-3 बार उन्होंने ये बात कही, राम आ गए, शिव आ गए, तो कृष्ण कैसे नहीं आए? मथुरा इंतजार करेंगे, बिल्कुल बोला, कैसे इंतजार करें? इसमें वो बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है, बिल्कुल नहीं, बड़े क्लियर है और वो गर्व से कहने वाले भी है। और आप सहयोग देखिए,
जब रामलला प्रकट हुए थे, उनके दादा गुरु थे, बिल्कुल ठीक है, आंदोलन शुरू हुआ, उनके गुरुजी थे। गुरुजी थे। जब खत्म हुआ, इसको भी आप बोलते ना, यहाँ पे जो लिखा है, हमारे कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो उनकी किस्मत में लिखा हुआ था नहीं, ये बात कि तो राम मंदिर का श्रेय है, और ये बात मानते हैं कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि योगी और मोदी ही राम मंदिर दीपक जी, बनवाएंगे। मेरे को तो अभी उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले हमने जब इंटरव्यू किया लखनऊ में उनका, मेरे साथ ही बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा उन्होंने कि अगर राम मंदिर का आंदोलन नहीं चलता तो मैं सन्यासी नहीं बनता। जी जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजे की इसमें भी मैं एक बहुत मजेदार बात देखिए, जोड़ूंगा। ये कोटद्वार में पढ़ते थे, इन्होंने बीएससी करी है, एमएससी इन्होंने छोड़ दी, थोड़ी सी एमएससी बची थी इनको, जब उन्होंने संन्यास ले लिया। और कोटद्वार में ये गुरु से मिले कैसे? आपको पता है, महंत अवैधनाथ हर बड़ी कमेटी के अध्यक्ष वही थे। हमें लगता है अशोक सिंघल जी थे, अशोक सिंघल जी उसके पीछे थे। महंत अवैधनाथ का काम था कि युवाओं के बीच में जाएं और राम मंदिर का मुद्दा बचाएं। उस समय टीवी ब्रॉडकास्ट इतने नहीं होते थे, केवल 1-2 चैनल ही हुआ करते थे। तो महंत अवैधनाथ कोटद्वार में गए थे और ये विद्यार्थी परिषद की तरफ से उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि राम के विषय में बताने पे, और ये बहुत उत्तेजित होकर बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, राम क्यों, जैसे एक छात्र पूछता है। और जब वो मंच से उतरे तो उन्होंने गंदे मातर की, तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न थे और हमें ऐसे ऊर्जावान लोग चाहिए। पहली बार राम के नाम पर ही महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ, मतलब अजय सिंह बिष्ट उस समय के, मिले थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सन्यासी नहीं होता, मेरा इन्फ्लुएंस ही वहीं से आता है। अब जरा मैं बुलडोजर पर आना चाह रहा हूं, आप ये बात नहीं कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ एक बात ही जो जोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने एक बार व्यक्तिगत बातचीत में बोला, सौरभ, उन्होंने बोला कि मैं तो साधु सन्यासी बनना ही नहीं चाहता था। अच्छा। और मेरी विचारधारा उनसे बहुत अलग थी। ये तो अगर गुरुजी न मिले होते और इतने सारे संयोग मेरे साथ ना हुए होते, और आखिरी दिनों में क्या हुआ था, मेरे ख्याल से जब वो जो उन्होंने संत बने, वो उन्होंने दीक्षा ली, उससे पहले काफी बीमार थे महंत अवैधनाथ, एम्स में, और दिल्ली में उनसे admit थे। एम्स में वो मिलने गए थे। उसके बाद से उनके दिमाग में और हृदय परिवर्तन आया, और ये बात उन्होंने कही थी। और कुछ चीजें हैं जो मैं कोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको शब्दशः उनके शब्द बता रहा हूँ कि मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, मेरी राय ही किस्मत थी, मतलब फिर तो ये कि जी वो प्रारब्ध में जो लिखा हो, प्रारब्ध में जो सर, ये लिखा हो। जरा बुलडोजर वाली कहानी जरा समझा दीजिए हमको, कहाँ से आ गया बुलडोजर? ये कोई सोचा समझा था कि भाई बुलडोजर हमारा एक प्रतीक बन जाना चाहिए हमारे टफ एडमिनिस्ट्रेशन का? अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है, जो गलत हो रहा है उससे समझौता नहीं करना है। छोटा सा एक किस्सा है, उनका भांजा था जो आया, जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, उसको मठ के काम में हिसाब किताब लिखने के काम में लगाया। एक दिन उन्होंने देखा कि 5 रुपए की गड़बड़ हो गई, लाठी उठाया, उसका हाथ तोड़ दिया। ओह। उसके बाद उसको गौशाला में भेज दिया कि वो काम देखोगे तो जो अपने सगे के साथ ऐसा कर सकता है, वो किसी और के साथ होने वाले अन्याय को कैसे बर्दाश्त करे? बुलडोजर पहली बार कब चला? शायद वो बिकरू कांड में विकास दुबे जब पुलिस वालों को उसने मारा था, उसके बाद उसका घर वर बुलडोजर से गिराया था शायद। पहला पहला तो याद नहीं है कौन सा है, लेकिन मतलब उसी के आसपास जो है शुरू हुआ। बुलडोजर चला, इससे बड़ी बात है, आप देखिए 7 साल हो गए इसको, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह मामला गया। बुलडोजर चलाने की एक भी घटना जो है गैर कानूनी ढंग से नहीं हुई। उसकी पूरी कानूनी तैयारी करके तब बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। वो केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम सत्ता में हैं, उसका अहंकार है, उसके लिए नहीं है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। इसीलिए न्याय का प्रतीक बन गया बुलडोजर, कि जो माफिया है उसके खिलाफ जो, देखिए किसी भी फिल्म देखते हैं हम लोग, जब विलन पिटता है तो ताली बजाते हैं, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं हॉल में बैठे लोगों का, लेकिन खुश होते हैं कि जो है विलन पिट रहा है। तो जो लेकिन कई बार जिस तरीके से पिट रहा है, हीरो का जो स्टाइल होता है एक्शन का, वो फिर उसका मतलब स्टाइल बन जाता है ना, हाँ ये मेरा तरीका है करने का स्टाइल। तो ये कब लगा कि हाँ ये मेरा तरीका बन गया, ये बुलडोजर, मैं बुलडोजर के नाम से जाना जाता हूं। ये जो है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, उससे पहले आपको याद होगा एक क्लिप चली थी, जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और नीचे बुलडोजर जो है वो सजा कर रखा हुआ है, एक मंच जैसा बनाकर, तो हंसते हुए कह रहे हैं देखो मेरा बुलडोजर रखा हुआ। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ, CAA के खिलाफ आंदोलन सबसे टफ उनका एक्सट्रीम एक्शन था। CAA के खिलाफ आंदोलन, आपको याद होगा, एक फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकल लिए, और मतलब सब कुछ स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अगर उस ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन ना होता। उन्होंने क्या किया, फोटो चस्पा करा दी और क्या कहा, इन सबसे वसूली होगी। तो आधे तो वैसे ही घर बैठ गए,
और आधों को वसूली देनी पड़ी, नहीं, और हाई आधों कोर्ट को ने ये भी रोक लगा लगा कि दी। बुलडोजर लगेगा। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट गए। याद है मुझे, नहीं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, उन्होंने कानून बदल दिया। एग्जैक्टली यही हुआ। अब सर समय क्योंकि खत्म हो गया, लेकिन एक चीज और सब लोग जानना चाह रहे होंगे। हमने शुरुआत में इस टॉपिक को थोड़ा सा टच किया था, जब आपने कहा कि कोई कंपटीशन नहीं है उनके और होम मिनिस्टर के बीच में, ऐसा कोई नंबर 2 कौन हो, उत्तराधिकारी कौन हो, इसको लेकर के। लेकिन कभी तो मन में तो आता होगा ना कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ एक दिन। कोई ख्याल उनके मन में है ये बात? नहीं, उनके मन में जो बात है वो राजनीति के प्रति बहुत रुचि का नहीं है। ये कंपटीशन की बात तब आती है जब आपकी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो। अगर किसी दिन योगी आदित्यनाथ राजनीति से संन्यास ले ले तो चकित मत होइएगा। अरे वो मतलब राजनीति में हैं, लेकिन बिल्कुल उससे जो है बिल्कुल अछूते हैं उस महत्वाकांक्षा से। मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, कब तक रहेंगे इसकी भी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने का अवसर आएगा तो मना कर देंगे, हाँ, लेकिन उनको राजनीति से मोह या नहीं। सत्ता से मोह नहीं है। उससे ज्यादा उनको अपने मठ का काम प्रिय है। उनको लगता है कि ये ज्यादा सकारात्मक है, ज्यादा रचनात्मक है। तो इसलिए जो है, जब मोह नहीं होता आपको तो प्रतिस्पर्धा नहीं होती। प्रोग्राम में देखिए आज समय इतना ही था, तो हमें देश भर से, लेकिन व्यूअर्स आपका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, कल से बहुत प्यार मिला आपका, और ज्यादातर व्यूअर्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि अपने शो का टाइम आप बढ़ाइए। इसका मतलब शो आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये टाइम हम बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते, इस पर हम जरूर सोच रहे हैं अभी। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए प्रदीप जी का, दीपक जी का, शांतनु जी का बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ। कल आपसे फिर एक नई शख्सियत के बारे में हम लोग बात करेंगे। सब कुछ खुल्लम खुल्ला बात होगी, और ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बारे में आपकी भी बहुत रुचि है और आप भी सब कुछ उसके बारे में जानना चाहते होंगे। कॉफी पर कुरुक्षेत्र, कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात।